आज हमारे बीच हैं प्रख्यात रंगकर्मी भानु भारती। भानु जी, आपका स्वागत करते हैं। भानु जी, बताएं कि ये रंगकर्म का बीज कब और कैसे पड़ा। शुरुआत हर बातचीत की यहीं से होती है। अभी ये वो मुझे जो याद है वो बचपन में बड़ी मेज पर खड़े होकर के और परिवार के लोगों को बिठा कर के, और वो जो मशहूर कविता है अरे घासरी रोटी ही, तो वो मुझे जो सबसे पहली स्मृति है वो ये है कि वो और बड़े जोशो खरोश से वो अरे घासरी रोटी ही जद बन मिलावड़ो ले भाजो। अब इसका नाटकीय वाचन मैं करता था, ये मेरी स्मृति में है। बहुत छोटा रहा हूँगा उस वक्त। और उसके बाद फिर ये है कि पलंग और खाटें कुछ खड़ी करके उन पे चादरें वगैरह बांध के और बच्चों को मोहल्ले के इकट्ठा करके कुछ नाटक करते थे। क्या करते थे ये कुछ ख्याल नहीं, लेकिन अब उसमें लोगों की मजबूरी होती थी। सारे पड़ोस के लोग वो बेचारे आके उनको देखना पड़ता था, माँ बाप जो भी थे। लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि रंग कर्म मेरे जीवन का एक वो इतना अहम हिस्सा होने जा रहा है। थोड़ा बड़ा हुए तो कुछ लिखने का और इस तरह का शौक़ पैदा हुआ, कहानी, कविताएं। और जयपुर में उस ज़माने में रेडियो स्टेशन बड़ा एक इस तरह की गतिविधियों के लिए, कला से, चाहे साहित्य हो चाहे नाटक हो, हर तरह से वो एक आकर्षण का केंद्र था। और फिर उससे जुड़ा हुआ वहाँ, तो उससे जुड़ने के साथ साथ फिर वो रेडियो नाटक, उसमें शिरकत। और उस ज़माने में 15 रुपये बहुत हुआ करते थे। तो जब आप पढ़ रहे हैं और आपको वो 15 रुपये का चेक जब मिलता था तो बहुत पैसा लगता था। इतना पैसा, और मतलब वो काम करने के लिए जो आपका शौक़ है, जो आपका प्रोफेशन नहीं। तो ये इस तरह से वो सिलसिला। लेकिन उसके बाद भी ये कभी नहीं था कि फिर रेडियो के माध्यम से फिर स्टेज पर भी कुछ नाटक वगैरह खेलने शुरू किए कॉलेज में, और कॉलेज से बाहर भी। फिर जो लोकल उस ज़माने में जयपुर में रंगकर्म काफ़ी, मैं बड़ा जयपुर में हुआ। मेरी इनिशियल बचपन और जवानी का काफ़ी हिस्सा जयपुर में बीता। तो वो बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स वहाँ थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ। उनमें पिंचू कपूर थे, उनमें भारत रत्न भार्गव और इस तरह के नंदलाल शर्मा और रमा पांडे, इला पांडे थी, अब वो इला अरुण हैं। तो ये सब लोग, मतलब काफ़ी बड़ा दायरा था। अंजुला शर्मा थी जो अब अंजुला बेदी हैं, असरानी हुआ करते थे। तो ये इस तमाम लोग वहाँ पर थे। और फिर मोहन महर्षि, हाँ, मतलब ये सुधा शर्मा जो बाद में सुधा शिवपुरी हुई, ओम शिवपुरी, ये सब वहाँ पर रेडियो से जुड़े हुए थे जयपुर में। उसके बाद ये लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो पहली बार पता चला कि दिल्ली में कोई एक संस्था है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जहाँ नाटकों की पढ़ाई होती। और फिर मेरे भाई मोहन महर्षि, पहले मुझे याद है कि
ओम शिवपुरी और सुधा शर्मा, ये लोग पहले लोग थे जो राजस्थान से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुँचे। उसके पीछे पीछे ही मोहन महर्षि भी फिर वहाँ गए, और तो तब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कुछ पता चलना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ख्याति बहुत होने लगी। लेकिन तब भी मेरे बड़े भाई मोहन महर्षि वहाँ थे, उन्होंने 3 साल का कोर्स किया, उसके बाद वो फिर वहाँ रेपर्टरी कंपनी में भी रहे, वो तमाम वो हुआ वो। लेकिन तब भी कोई इस तरह का वो कभी सोचा नहीं। लिखने पढ़ने का ज़्यादा वो था। तब तक कुछ कहानियाँ कविताएं छपने लगी थीं, और ये भी था कि छात्र राजनीति में बहुत आकंठ डूबा हुआ था, कहना चाहिए, तो बहुत एक्टिव था। तो यही सब सरोकार थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि छात्र राजनीति से मोह भंग हुआ, लगा कि जो सोच करके हम वो एक 60s में, आपको ध्यान होगा कि 67, 68 में पूरी दुनिया में छात्र आंदोलनों को लेकर के बहुत सगोपगाहट थी, फ्रांस से लेकर के तमाम जगह। और ये था कि छात्र जैसे दुनिया की शक्ल बदल देंगे, और एक बहुत ही कोई क्रांतिकारी वो एक फोर्स छात्र होने जा रहे हैं। लेकिन वो 60s का दशक ख़त्म होते होते वो समझ में आया कि नहीं, ये कुछ है नहीं। और वो तमाम गंदगियाँ जिनके ख़िलाफ़ हम लोग हुआ करते थे, वो छात्र राजनीति में भी जब नज़र आने लगी हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कोई उस तरह की रेगुलर नौकरी करने का या उसका कोई कभी सोचा नहीं था। तो और फिर जब छात्र राजनीति से अपने आप को अलग करने का वो हुआ, तो लगा कि जयपुर में रहते हुए वो बहुत मुश्किल होगा, तो जयपुर छोड़ा जाए। जयपुर छोड़ के जाएं कहाँ, क्या हो? तब ध्यान आया कि अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, वहाँ चला जाए। तो एक, और वहाँ पहुँच गए। ये भानु जी, ये कौन से साल की बात है जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप गए? और दूसरा ये कि वहाँ जाने के पीछे कहीं आपके भाई का आपके पीछे मोरल सपोर्ट या उनकी प्रेरणा, कुछ ऐसी चीज़ भी रही थी? नहीं, देखिए, इनडायरेक्टली रही हो तो रही हो, लेकिन डायरेक्ट कुछ, हाँ, ये जब वो जयपुर आए बीच में, और उन्होंने अपना एक नाट्य दल वहाँ बनाया संकेत नाम से, तो उसमें जो प्रोडक्शंस उन्होंने कुछ किए, उसका भाग, उसका पार्ट मैं भी था। तो मैंने भी उनके साथ कुछ नाटकों में अभिनय वगैरह किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे भी यही करना है। तो वो एक इनडायरेक्ट प्रेरणा और एक एक्सपोजर तो ज़रूर रहा, लेकिन उसकी असली वजह ये थी कि ये जो छात्र राजनीति से जो मोहभंग की स्थिति थी, और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि आपको करना क्या है, तो एक तरह से एक एस्केप था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना। और लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद धीरे धीरे, ये 1970 जुलाई में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन किया। और एक सबसे एक अच्छी बात ये थी कि एक तो इब्राहिम अलकाजी उस वक्त वहाँ पर थे, और अद्भुत टीचर थे वो। उन्होंने केवल नाटक ही नहीं आपको पढ़ाया सिखाया, उन्होंने ज़िंदगी के लिए एक दृष्टि भी पैदा की। और वो मतलब उनका दखल बहुत रंगमंच के उससे बियॉन्ड जाता था। वो आपकी ज़िंदगी
कि हर पहलू पर उनकी नज़र होती थी और वो चाहते थे कि आप एक इवॉल्व्ड, और वो ये मानते थे कि एक अच्छा रंगकर्मी वही हो सकता है जो एक इवॉल्व्ड व्यक्ति भी हो। तो हर तरह से एक ऑलराउंड एजुकेशन की एक वो रहती थी उनकी। और फिर ये था कि जो ये भी एक सौभाग्य था कि जो हमारी क्लास थी वो बहुत ही मतलब उसमें एक से एक लोग थे। उस वक्त तो हम सब वो थे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह मेरे क्लास फेलो थे, ओमपुरी मेरे क्लास फेलो थे, बंसी कौल मेरे क्लास फेलो थे, ज्योति देशपांडे जो अब ज्योति वो थी, कर्नाटक में जो बी जयश्री हैं वो मेरी क्लास में थी, मनोहर सिंह हमसे 2 साल सीनियर थे, वो वहाँ थे। तो ये उत्तरा बावकर और सुरेखा सीकरी, ये तमाम लोग मतलब उस वक्त रेपर्टरी में, और तो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल मिला। और उसके बाद तो फिर मन रमने लगा, और फिर तो रंगकर भी एक तनु जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पाठ्यक्रम पढ़ना एक अलग वस्तु है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अलकाजी का एक कथन था और वो इस बात पर इंसिस्ट भी करते थे कि पूरे व्यक्ति को एक तरह से बदलना चाहिए, और एक व्यक्ति का एक तरह से उसका आगे बढ़ना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है यहाँ शिक्षा पाने का। बताएं कि क्या क्या बदलाव आप में बतौर व्यक्ति विद्यालय में जाने से पहले और बाद में आया? मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। हम लोग जयपुर में, मतलब ये मेरी बरसों बरस दिनचर्या रही कि रात भर सड़कों पर घूम रहे हैं, और मतलब वो उसमें और कुछ नहीं था। हम लोग साहित्य और फिलॉसफी यही डिस्कस किया करते थे, शास्त्र कामों और इन पर ही चर्चा। लेकिन पूरी रात आप सड़कों पर घूम रहे हैं, स्टेशन पर चाय पी रहे हैं, कहीं भी किसी ढाबे में खाना खा ले रहे हैं, और फिर सुबह आप घर पहुंच रहे हैं तो माँ बाहर बरामदे में बैठी हुई आपका इंतज़ार कर रही हैं सर्दी में, और आप कह रहे हैं कि क्या आपको मालूम है देर से आप क्यों इंतज़ार करेंगे। और वो पूछती थी कि तुम लोग करते क्या हो पूरी रात। तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या सवाल है, बात करते हैं। वो कहती थी ऐसी कौन सी बात है जो रात में ही हो सकती है। अब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस वक्त ये बड़ा मतलब ऑफेंसिव लगता था कि क्या मतलब है। और फिर आप घर पर थोड़ी देर रुके और फिर यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ दिन भर आप छात्र राजनीति और उसमें फिर शाम आप कॉफ़ी हाउस में पहुँच गए और 9 बजे तक कॉफ़ी हाउस में बैठे। और उस ज़माने में जयपुर में कॉफ़ी हाउस भी, वहाँ तमाम लिखने पढ़ने वाले लोग, राइटर्स, थिएटर के लोग, ये सब तो होते ही थे। तमाम पत्रकार भी वहाँ होते थे और राजनेता भी वहाँ पर होते थे, और बड़ी ज़बरदस्त बहसें और तमाम चीज़ें वहाँ होती थीं। और वहाँ से निकले तो फिर रात भर आप फिर तो ये डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में किसी भी तरह की थी नहीं। तो वहाँ सबसे पहली जो चीज़, अब मतलब दाढ़ी बढ़ी हुई है, आपने 4 दिन से वही कुर्ता पहना है, लेकिन वहाँ आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए अचानक से। और यहाँ तो आप मतलब छात्र नेता थे, और जयपुर बंद होता था और सब होता था, और आपका नाम आए दिन अखबारों में छपता था। वहाँ आप कुछ नहीं थे, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। और
अलकाई साहब आकर के कि तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बना के आए आज, तो कपड़े ये ऐसे कैसे कपड़े पहन के आए। वो हॉस्टल चले आते थे और कबर्ड पे से उंगली से धूल निकाल के कि ये क्या है, तुम लोग सब सफाई नहीं करते हो, साफ नहीं रहते हो। तो ये तो पहले दिन मुझे याद है बड़ा गुस्सा आता था। पहले दिन उन्होंने हमें कहा कि टॉयलेट कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे जब आप वॉश बेसिन से हाथ धो करके हटते हैं तो कैसे उसको साफ करके छोड़ना चाहिए, और कैसे, तो मतलब मैंने कहा ये हो क्या रहा है यार, ये तो हमें बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे, और मैंने कहा ये सब हर तरह के हर मतलब ज़िंदगी में दखल इस तरह का, इसका नाटक से क्या लेना देना है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इस सब का नाटक से बहुत लेना देना है। और ये जो डिसिप्लिन है, ये न सिर्फ नाटक के लिए, न सिर्फ रंगकर्म के लिए, बल्कि आपकी ज़िंदगी में ये कितना महत्व इस डिसिप्लिन का है। तो सबसे पहला तो यही है। उसके अलावा मतलब ये कि वर्ल्ड लिटरेचर से जो परिचय मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम तैयार किया हुआ था और वो उसको ये जो एलियट की प्रसिद्ध कविता है वेस्टलैंड, वो उन्होंने रिसाइट की थी अपनी आवाज़ में, और उसे रिकॉर्ड करके वो कुछ स्लाइड्स के साथ उसे प्रोजेक्ट करते थे। स्लाइड्स वो जो रिकॉर्डेड कविता थी उसके साथ वो कुछ स्लाइड का प्रोग्राम उन्होंने बनाया। वो इतना रिवीलिंग था कि कविता का संबंध, कविता के आयाम कितने हो सकते हैं। वेस्टर्न उस ज़माने में बहुत प्रसिद्ध कविता थी, एलियट बहुत, लेकिन वो कितना समझते थे क्या होता था। लेकिन उन्होंने जो उसका रेसिटेशन और जिस तरह से उसे उन्होंने पारदर्शियों के साथ, स्लाइड्स के साथ जिस तरह से उन्होंने वो किया, तो अद्भुत था वो। फिर स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों, और जो बेहतरीन जो वो है, तो वो जो एक्सपोजर था। और फिर उस ज़माने में अर्ली 70s में दिल्ली में भी जो माहौल था, ऐसी भागम भाग जो आज दिल्ली का हाल है वो नहीं थी। उस वक्त दिल्ली में भी धैर्य और अवकाश की काफ़ी गुंजाइश थी। तो और वहाँ मंडी हाउस संस्कृति का वैसे भी केंद्र था। अब बाहर निकलते थे तो कहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपसे टकराते थे, कहीं रघुवीर साहब आपसे टकराते थे, कहीं हुसैन आपसे टकराते थे, कहीं बड़ा डांसर कोई आपसे टकराता था। और तो मतलब इस तरह का। और कभी वहाँ रात भर पूरा क्लासिकल म्यूज़िक का कार्यक्रम चल रहा है, एक से एक लोग उसमें, वो शाम से शुरू होकर सुबह अर्ली मॉर्निंग तक वो वहाँ वो कार्यक्रम चल रहा है। कभी कोई मुशायरा वहाँ पर आयोजित है, कभी सम्मेलन वहाँ पर, कभी कविता पाठ के कार्यक्रम। और तो मतलब बहुत ही गहमा गहमी, और पॉलिटिकली भी उस वक्त बहुत वो था। वही टाइम था बांग्लादेश का, ये जो बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से उसका, तो वो सब एक बड़ी, और वही वक्त था जब नए नए इंस्टीट्यूशंस दिल्ली में बन रहे थे। मुझे याद है कि
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसी वक्त से 70 में ही क्रिएट हुई, और वहाँ पर जो एक माहौल एक बना, तो बहुत वाइब्रेंट वो वक्त था। एंड आई वाज वेरी लकी कि मैं ऐसे वक्त में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचा, और उससे जो तो ये बीज भले से जयपुर में पड़े थे, और जयपुर में भी बहुत बेहतरीन लोगों का साथ वहाँ उस वक्त भी, लेकिन दिल्ली जाकर के जो एक आपका वेतन जो एक बड़ा एक वो आपको मिला, और फिर मुझे लगा कि थिएटर एक ऐसी कला है जहाँ सब कुछ समाहित है जिसमें, और उसके बाद ही यह अद्भुत बात है थिएटर के बारे में कि देखिए, कोई विषय, कोई कला हो या सोशल साइंस के कोई भी सब्जेक्ट्स हों, या ऐसा कुछ नहीं है जो थिएटर से जिसका वास्ता नहीं है। और उसमें संगीत भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें चाक्षुष कलाएं भी उसमें शामिल हैं, और उसमें कहानी भी है, उसमें साहित्य भी है, कविता भी है। और मैं तो मानता हूँ कि कविता मतलब ये तो थिएटर को तो चाक्षुष काव्य कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये सब है, और इसके बावजूद वो इन सबको समाहित करके भी कुछ अलग है, और इसीलिए उसकी अपनी एक पहचान है जिसे हम नाट्य कहते हैं। तो मतलब ये सबको समाहित करके भी अपनी एक विशिष्ट पहचान ये कला माध्यम रखता है। ये मुझे कई दफ़ा जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत अद्भुत बात लगती है। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि थिएटर इज़ ए ग्रेट मेल्टिंग पॉट। उसमें जो संगीत होता है, वो संगीत रहकर भी वो संगीत नहीं, वो अपना रूप बदल लेता है, उसे आप अलग से संगीत करके नहीं। इसी तरह से नृत्य को आप अलग नृत्य के रूप में नहीं देखते, ये सब गड्ढमड्ढ होकर के एक अलग अनुभव बनते हैं, जिसमें वो म्यूजिकलिटी, वो डांसिंग, वो सब मिलकर के, और कविता और कहानी और तमाम, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप में एक अनुभव बनते हैं दर्शक के लिए। तो ये अद्भुत मुझे लगता है थिएटर के बारे में, नाटक के बारे में।